अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइपोकलीमिया। हाइपोकलीमिया मीन्स हमारे बॉडी के सीरम के अंदर, ब्लड के अंदर पोटेशियम लेवल कम हो जाना फ्रॉम 3.6 3.6 टू 5.2 मिली इक्वलेंट पर लीटर या मिली मोल पर लीटर, ये हमारा नॉर्मल पोटेशियम लेवल है इन द ईसीएफ, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर 3.6 से या 3.5 के दरमियान में अगर पोटेशियम लेवल है तो वो नॉर्मल है। अगर 3.6 से बिलो होता है तो उसको हम हाइपोक्लीमिया कहते हैं। अगर 5.2 में बेसिकली 5.5 से ज़्यादा हो जाना उसको हम हाइपरक्लीमिया कहते हैं। तो आज हमने पढ़ना हाइपोक्लीमिया। तो बॉडी के अंदर, सीरम के अंदर लेवल 3.6 मिलीमोल पर लीटर से कम हो जाना उसको हम कहते हैं हाइपोक्लीमिया। हाइपोक्लीमिया बेसिकली तब होता है या तो हम एक्सक्रीट आउट कर देते हैं हमारी बॉडी से। मेन रोल जो है वो हमारी किडनी का है जिसने पोटेशियम को एक्सक्रीट हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया, या फिर हम इनटेक नहीं कर रहे, या फिर क्या हो सकता है बॉडी के अंदर कोई ट्यूमर है, या फिर क्या है हमारी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम लेवल कम है, या कोई ड्रग्स हैं। ड्रग्स हो सकती हैं, ड्रग मेकिंग जो डिजीजेज है वो होती हैं। तो कॉजेज पढ़ लेते हैं हाइपोक्लीमिया की। तो फर्स्ट पे आ जाती है हमारी ओरल इंटेक। जो लोग डाइट, जिनकी डाइट वीक होती है उनके अंदर, पेशेंट के अंदर हाइपोक्लीमिया दिखता है। बाद में हम देखते हैं कि जिनके अंदर वॉमिटिंग हो, डायरिया हो, या लैक्सेटिव यूज कर रहे हो, जिनके अंदर सिक्रेटरी डायरिया हो, उन पेशेंट्स के अंदर ज्यादातर देखने को मिलता है हाइपोक्लीमिया। देन इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो पेशेंट जो डायबिटिक हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, इंसुलिन यूज कर रहे हैं, वो पेशेंट जिनके अंदर इंसुलिन का लेवल बॉडी में ज्यादा होता है, इंसुलिन इंटेक कर रहे हैं, क्योंकि इंसुलिन क्या करती है, पोटेशियम को हमारे सेल्स के अंदर भेजती है सिंपली थ्रू पोटेशियम चैनल। तो इंसुलिन ज्यादा, पोटेशियम कम इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सेल के अंदर कितना पोटेशियम लेवल है उससे हमारा कोई लिंक नहीं है, हाइपोक्लीमिया का लिंक नहीं है। हम ईसीएफ के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर पोटेशियम लेवल देखते हैं। तो उसके बाद आ जाता है सेम इंसुलिन की तरह बीटा एगोनिस्ट है। हम हाइपरक्लीमिया को ट्रीट करने के लिए या फिर कोई भी पल्मोनरी डिजीज को ट्रीट करने के लिए पेशेंट को बीटा एगोनिस्ट कहते हैं। एज कैन से के एस्थमा को यूज कर रहे हैं, एस्थमा में हम साल्ब्यूटामोल यूज कर रहे हैं, सालमेटिरोल यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो पोटेशियम का लीकेज है, पोटेशियम का सेल से बाहर आना, वो बंद हो गया, वो मैकेनिज्म स्टॉप हो गया ड्यू टू बीटा एगोनिस्ट। बीटा एगोनिस्ट की वजह से वो बंद हो गया। या फिर क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर अल्कलोसिस डेवलप हो गई है, दोनों का सेम फंक्शन है, सेल के अंदर से पोटेशियम बाहर नहीं आएगा अल्कलोसिस में भी। देन हम डायरेटिक्स यूज कर रहे हैं। डायरेटिक्स में हम कौन से डायरेटिक यूज कर सकते हैं, लूप डायरेटिक्स यूज कर रहे हो। लूप डायरेटिक्स सबसे स्ट्रॉन्ग है, पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट कर देगा। या फिर पोटेशियम का लूप डायरेटिक्स को मिमिक करने वाली डिजीज है बार्टर सिंड्रोम, कंजेंटल डिजीज है, जिसमें असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पोटेशियम सोडियम टू क्लोराइड चैनल, जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम भी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, वो चैनल का म्यूटेशन है, वो चैनल डिसफंक्शनल है, पोटेशियम जो है स्पेयर हो रहा है, सॉरी लूज हो रहा है इन द यूरिन। या फिर डायरेटिक्स ऐसे यूज करें उन चैनल्स को ब्लॉक करने के लिए। अब चैनल्स का लिंक है, तो जो चीज जाके एल्डोस्टेरोन है उसने क्या करना था, पोटेशियम को रीअब्सॉर्ब करवाना था बॉडी के अंदर। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होने की वजह से पेशेंट को क्या हो, एल्डोस्टेरोन ने क्या होना था, एल्डोस्टेरोन ने हमारी बॉडी से जो ल्यूमन है इन द नेफ्रोटिक सिस्टम के अंदर जो ल्यूमन है उसमें से क्या करना है, पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करवाना है इन द यूरिन, और वहां से सोडियम रीअपटेक करना होता है। तो ज्यादा एल्डोस्टेरोन, ज्यादा पोटेशियम लीक आउट हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से हो सकता है। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की मिमिकिंग है, कॉज है, वो है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। कोर्टिसोल लेवल बढ़ेगा तो पेशेंट की बॉडी का एल्डोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा, एल्डोस्टेरोन ज्यादा, पोटेशियम लॉस ज्यादा। सेम ऐसे ही एक डिजीज है कॉन डिजीज। कॉन डिजीज हमारी एड्रीनल ग्लैंड का ट्यूमर है, एड्रीनल ट्यूमर है, जिसके अंदर एल्डोस्टेरोन इसमें भी ज्यादा, पोटेशियम का लॉस भी ज्यादा। तो ऐसे याद रखना है। और एसिडोसिस का मैंने बताया था हाइपरक्लीमिया के अंदर, रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 4 जो है वो हाइपरक्लीमिया कॉज करती है, लेकिन टाइप 2 और टाइप 1 रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ये टाइप 1 और 2 हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म सॉरी हाइपो कलीमिया कॉज करती है, ये याद रखना हमने पॉइंट। तो ये होगी कॉजेज। अब पेशेंट को सिम्टम सेम आएंगे, पेशेंट को पैरालिसिस होगी, एब्डोमिनल पैरालिसिस नहीं होगी, बस पेशेंट को जनरलाइज पैरालिसिस हो सकती है, पैरालिसिस होगी, पेशेंट को साथ में ए रिफ्लेक्सिया डेवलप होगा। इसके अंदर ए रिथमियास का जिक्र नहीं किया। पेशेंट को वीकनेस होगी, रिफ्लेक्सिया होगा, पैरालिसिस होगी।
अब पेशेंट का हमने करवाना होता है, पेशेंट इन सिम्टम्स के साथ आया, पेशेंट का ईसीजी चेक करना होता है। बेस लाइन हम जब चेक करते हैं, पेशेंट जब इमरजेंसी में प्रेजेंट करता है तो हमने ईसीजी करवानी होती है। तो ईसीजी के अंदर क्यूआरएस ब्रॉड मिला, टी वेव लार्ज मिली, तो वो हाइपरक्लीमिया डेवलप होता है पेशेंट को। फिर हम उसकी सीरम इलेक्ट्रोलाइट चेक करते हैं, पोटेशियम लेवल चेक करते हैं, तो वो अबव 5.5 आता है। लेकिन अगर ब्रॉड क्यू आर एस नहीं है, शॉर्ट टी वेव है, मतलब लार्ज टी वेव नहीं है, लेकिन साथ में ये हमारे पी क्यू आर एस नॉर्मल है, टी नॉर्मल है, लेकिन साथ में एडिशनल सी वेव नजर आ रही है, ये यू वेव नजर आएगी हमारी। टी वेव के बाद टी और नेक्स्ट जो हमारा पी वेव होगी, उन दोनों के दरमियान में हमें एक एक्स्ट्रा एडिशनली वेव नजर आएगी, इसको हम यू वेव कहते हैं। तो जब ये यू वेव नजर आए, डेफिनेटली इसे हाइपोकैलेमिया, लेकिन ये लेस लाइकली हमें दिखती है। तो हमने क्या करना होता है, पेशेंट का वो करवाना होता है सीरम इलेक्ट्रोलाइट। सीरम इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पोटेशियम लेवल लेस देन 3.6 मिलता है, तो वो हाइपोकैलेमिया डिटेक्ट हो जाता है। अब पेशेंट का डिटेक्ट हो गया है, डायग्नोस हो गया है, अब पेशेंट का ले लेंगे हम ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट की तरफ आ जाएंगे, तो पेशेंट की बॉडी के अंदर क्या चीज़ नहीं, पोटेशियम है, तो पोटेशियम बाहर से हम दे देंगे एक्सोजीनियसली, ओरल रूट के थ्रू, आईवी रूट के थ्रू हम पोटेशियम सप्लीमेंट देंगे। और साथ में मस्ट है कि हमने मैग्नीशियम सप्लाई करनी होती है, मस्ट है। क्योंकि अगर याद हो तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर जब दोबारा से पोटेशियम लीकी चैनल के थ्रू असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर पोटेशियम आ जाता है, तो ये जब मैग्नीशियम सोडियम होंगे, मैग्नीशियम कैल्शियम वहाँ पे होंगे, तो ये पोटेशियम दोबारा से रीअब्सॉर्ब होता है। अगर ये नहीं होंगे तो वो पोटेशियम दोबारा से रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, तो मैग्नीशियम मस्ट है। तो ये था हाइपोक्लीमिया।